अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नीक नाज़ी ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज दो मौजूद पर बात करनी है। एक तो उस्मा कारदार की जो ऑडियो लीक हुई है उस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, और दूसरा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें जो जाहिल होने का खिताब दिया वो सराखों पर। दोनों मौजूद पर बात। पहले तो उस्मा कारदार के हवाले से इतनी गुजारिश आपसे कर दूँ कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो उसके अंदर प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं, लोग एक दूसरे को नापसंद भी करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहाँ भी प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं, हत्ता के ख़ानदानों में भी होती हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि उस्मा कारदार ने जिन ख्यालात का इजहार किया उन ख्यालात में कोई नई बात नहीं थी। ये जुर्म उसने किया है जो उस्मा कारदार से गुफ्तगू कर रहा था और उनके इल्म में लाए बगैर उसने वो गुफ्तगू रिकॉर्ड की और उसके बाद उसने ऑन एयर कर दिया। यहाँ पे विलन अगर कोई है तो वो शख्स है। ज़िंदगी भर के रिश्ते निभाने होते हैं, लिहाजा हिजाब हमेशा रहना चाहिए। अखलाकियात के अपने तकाजे हैं और पेशा वराना जिम्मेदारियों के अपने तकाजे हैं। मैं आपको नहायत जिम्मेदारी से ये बात बता सकता हूँ कि पाकिस्तान यानी तहरीक-ए-इंसाफ के सैनेटर्स हों, वो नेशनल असम्बली के मेंबर हों, वफाकी काबीना में हों, पंजाब असम्बली में हों, पंजाब के वज़ीर हों, पख्तूनख्वा की असम्बली में हों या पख्तूनख्वा के वज़ीर हों, जिनसे साल हर साल की दोस्तियाँ हैं, उनके ख्यालात उस्मा कारदार से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। और चूँकि मर्द ज़्यादा बदज़बान होते हैं तो वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी यानी गुफ्तगू भी शामिल होती है। जिस तरह की गुफ्तगू वो नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू में आपने पिछले दिनों सुनी, तो वो तमाम गालियों का इस्तेमाल करके तनकीद की जाती है। और हमारे लाहौर के एक बहुत स्टार रिपोर्टर हैं, जियो में काम करते हैं, ज़ीशान बख्श साहब, वो अगर किसी दिन इस तरह की आप यूँ कहें कि रिपोर्टर्स अगर ये काम करने लगें, एंकर्स ये काम करने लगें और आकर सामने बताने लगेंगे किस शख्स ने, किस वज़ीर ने क्या सरगोशी की, किस एमएनए ने क्या किया, तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, एक एथिक्स पे यकीन रखने वाला कोई भी आदमी जिसकी तरबियत अच्छी हो, वो इस तरह के राज लीक नहीं किया करता। सारी की सारी पीटीआई के अंदर नहीं है, ये पीएमएलएन के अंदर भी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी है। प्रोफेशनल जेलसी होगी, इदारों में होती है। मतलब ये कि लोग एक दूसरे को कम्पीट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए वो एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन से गुरेज नहीं करते, वो तनकीद करते हैं। उस्मा कारदार का कसूर सिर्फ इतना है कि एक तो वो मतलब है जो कि खातून थी, उन्होंने उस ज़बान का यानी इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरा वो किसी पर एतबार कर बैठी कि टेलीफोन पे ये बातें की। वरना ये सेनेटर्स हों, जैसा मैंने पहले गुजारिश की, तमाम के यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि तमाम पार्टी जो है वो सुकून में आ जाए, लोग बेचैन रहेंगे। लेकिन इसका हुआ है, खैर बना दिया गया। आगे चले, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने कहा कि लाहौर वाले जाहिल हैं। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, तो मैं उसका जवाब सिर्फ इतना उनको दूंगा कि ये अहले लाहौर ही थे जहाँ करारदाद पाकिस्तान पास हुई, जहाँ ये मीनार पाकिस्तान खड़ा है। उसके बाद अगर आ जाएँ तो ये लाहौर वाले ही थे रिसेंट हिस्ट्री में जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सीने से लगाया, गले से लगाया। ये लाहौर के लोग ही थे जो जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल, जो आज का ये सख्तियाँ कुछ भी नहीं है ज़ियाउल हक़ के मार्शल में। यानी आज आप ये तो तस्वीर नहीं कर सकते ना कि किसी को उठा के शाही किले में बंद किया हुआ, सबको बता के किया हुआ है कि हाँ किले में बंद किया हुआ, कोड़े मारे जा रहे हैं रास्तों में सबके सामने कि हम मार रहे हैं कोड़े। आज ये सूरत हाल नहीं है। ज़ियाउल हक़ का बहुत खौफनाक ज़माना था। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने का मतलब ये होता था कि या तो ये गद्दार है, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये भारतीय एजेंट है, ये अफगानी एजेंट है। हर तरह का इल्ज़ाम लगा के पीपल्स पार्टी यानी लोगों पर आप इल्ज़ाम लगा देंगे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, तो वो सारा का वैसे ही दुश्मनी उससे हो जाती थी। उसके बाद उसके साथ जितना भी ज़्यादती की जाए वो गोया जायज़ होती थी। ये पीपल्स पार्टी का हाल था। लेकिन हुआ क्या, यही लाहौर वाले थे 1986 में जब मोहतरमा बेनज़ीर वापस आई, तो जो इस्तकबाल लाहौर ने उनका किया, उसके बाद से आप जानते हैं कि वो एक मैसेज ही नया बन गया। यही लाहौर वाले थे जिन्होंने नवाज शरीफ जो कि एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा थे, अब इस पर कोई शक ही नहीं है, ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल की सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं, सैकड़ों किताबें छप चुकी हैं। यही नवाज शरीफ थे जो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा थे, स्पोक्समैन थे। वही नवाज शरीफ ने जब 17 अप्रैल 1993 को अपनी तकरीर में कहा, सदर गुलाम साहब खान को मुखातिब करके, कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा। ये अल्फाज, ये तकरीर जब हुई तो इन्हीं लाहौर वालों ने नवाज शरीफ का किला बना दिया इस पूरे शहर को। और याद रहे कि यही वो लाहौर वाले, जाहिल लाहौर वाले हैं जिन्होंने 30 अक्टूबर 2011 को इसी मीनार पाकिस्तान के साए में आपकी पार्टी को वो इज्जत दी कि उसके बाद जो इस मुल्क के एक्चुअली ताकत रखने वाले यानी सारे उसमें शामिल हैं, जिसको पहली मरतबा वो आपको संजीदगी से देखने लगे थे, ये इज्जत आपको लाहौर में दी थी। आज आप कहती हैं कि ये जाहिल है। मामला ये है कि ये किसने कहा था कि इन जाहिलों की आप आके हुक्मरानी संभालें? आपके पास आए थे मिन्नत करने के लिए कि मेहरबानी करें, हमारे सेहत के मसाइल आप हल कर दें, या आप इनसे वोट लेने के लिए गई थी? यही जाहिल लाहौर वाले। सवाल ये पैदा होता है कि आपका कहने का मतलब ये है, ये इतराफ़े शिकस्त है। आप ये कह रही हैं कि आप इन जाहिलों को ठीक नहीं कर सकती। ये दूर पहाड़ी पर बैठ के एसओपीज यानी कितने बुरे लोग हैं। आपका इस्तदलाल ये है कि ये कितने बुरे लोग हैं। हम तो उन्हें बता रहे हैं कि एसओपीज फॉलो करो। एसओपी
इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये 3 लफ्ज समझने वाले कितने परसेंट आबादी है पाकिस्तान की, और एसओपी तो आगे से इसका भी शॉर्ट है। तो आप जिस जबान में अपने लोगों से मुखातिब हैं वो जबान ही गैर मुल्की है, वो जबान उनकी है ही नहीं। कई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पाकिस्तान में काम करती हैं, वो सिर्फ 30 सेकंड के ऐड में पूरे का पूरा अपना मजमून बयान कर देते हैं। उनके पास अगर हुकूमत चली जाती वो बिला मुआवजा ये काम करने को तैयार हो जाते, आपको एक अच्छा नारा इसके हवाले से तख्लीक कर देते, आप उस जबान को, उस नारे को लोगों तक पहुंचाती हैं। आप तो एसओपी अल्लाह जाने किस, ये यानी आधे लोगों को मालूम ही नहीं कि आप क्या कह रही हैं। आपका मुतालबा दरअसल ये है कि आपको स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी या बरतानिया जैसी कौम ला दें, पहले आपको वहां की आबादी पहले यहां पे लाके बसा दें, उसके बाद आपसे कहें कि आइए इन पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता लोगों पर अब आप हुक्मरानी करेंगे। इसलिए आपने कहना है कि इनको एसओपीज, तो उनको एसओपीज भी समझ आ जाएंगे, आपके इशारे भी वो समझ लेंगे। आपके कहने का मतलब दरअसल ये है। एक पुरानी फिल्म, भारतीय फिल्म है सत्ते पे सत्ता, जो कि खुद भी एक हॉलीवुड की फिल्म की कॉपी थी, 7 ब्रदर्स एंड 7 सिस्टर्स। डॉक्टर यास्मीन की ये बात सुन के मुझे वो फिल्म याद आई। उस फिल्म की कहानी इस तरह से है कि वो हीरो जो है वो अमिताभ बच्चन ने प्ले किया, बड़ा खूबसूरती से किरदार। हीरोइन जो है वो हेमा मालिनी ने प्ले किया है। तो 7 भाइयों की कहानी है जिनकी माँ चली गई, जिनका बाप चला गया, वो शहर से दूर एक फार्म हाउस में पले बढ़े, उनको तहजीब, तरबियत, खाने का तरीका, सलीका, कपड़े पहनने का तरीका कोई सिखाने वाला नहीं था। तो वो उसी तरह से जंगली यानी जड़ी बूटियों की तरह इंसान जैसे परवान चढ़ते हैं वो चढ़े। और जो हीरो होता है उसको ये मालूम होता है कि मेरे भाई इतने बदतमीज़ हैं कि मैंने अगर रिश्ता लेके हीरोइन यानी हेमा मालिनी के पास गया और तारुफ करवा दिया तो ये मुझसे शादी नहीं करेगी। लिहाजा वो उससे झूठ बोलता है कि मेरा एक ही भाई है, किसी बहाने से उस तरीके करके उसको यानी शादी के लिए राज़ी करता है। और शादी के बाद जब घर ले आता है तो उसका ख्याल ये होता है कि अब मेरी बीवी जब शादी हो चुकी है और वो बाकी भाइयों को देखेगी तो माफ़ कर देगी। वो हीरोइन जो है वो खाना बनाती है, सबके लिए शुरू में हैरान होती है, फिर खाना बनाती है। वो भाई डंगरों की तरह, जंगलियों की तरह आते हैं, खाने के बर्तन तोड़ देते हैं, बुरी तरह से खाते हैं, जिस पे हीरोइन को बड़ा सा गुस्सा चढ़ता है कि मैंने इतने प्यार से जंगलियों के लिए खाना बनाया, किस तरह से उन्होंने खाना खाया। तो वो अपने शौहर से ये कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं अब वापस छोड़ के जा रही हूँ। तो अब अमिताभ बच्चन यानी जो हीरो है, बड़ी खूबसूरती से किरदार उन्होंने निभाया। वो आके फिर उस हीरोइन हेमा मालिनी से ये कहता है कि मैंने ये समझा था कि चूँकि शादी के बाद तुम मेरे भाइयों को माफ़ कर दोगी, हमें तहजीब सिखा दोगी, लेकिन ज़ाहिर है कि तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं। और फिर वो ये तफसील बयान करता है कि उस हमारी माँ चली गई थी, बाप चला गया था, हमें सिखाने पढ़ाने वाला कोई नहीं था, हम जंगल में रहते थे, हम कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, जिसका नतीजा ये जहालत है, ये हमारी गवारपन है, तो हमें कोई मिला नहीं जो सिखा सकता, और ये तुम्हारी ठीक है जिम्मेदारी नहीं है, तुम वापस चली जाओ। अब जाहिर है कि वो फिल्म होती है, फिल्म चूँकि ख्वाब होते हैं, तो उसमें हेमा मालिनी जो कोई हीरोइन का किरदार अदा करती हैं, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं कि नहीं, मैं अब यहाँ पे रहकर इन भाइयों की तरबियत भी करूँगी, इनको सिखाऊंगी भी। चुनाचे वो फिर उनको बताती है अपने सालों को, जो उस फिल्म में सालों का किरदार निभा रहे होते हैं, कि शेव कैसे करते हैं, नहाते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, खाने का तरीका है, बात करने का तरीका क्या बना रखा है। वो तो फिल्म थी, वहाँ तो सिखा दिया। डॉक्टर साहिबा, ये तो हकीकत है, जाहिर है। तो आपने ये जो जाहिल हैं, यहाँ के गंवार हैं, इनकी तालीम और इनकी सेहत, इसका बजट आपने बढ़ाया या कम किया? जवाब ये है कि कम किया। अगर आपको ये मालूम था, जैसा कि आप तो स्वीडन में नहीं रही हुई, आपकी ज़िंदगी स्विट्ज़रलैंड में तो नहीं गुजरी, आपने जर्मनी में तो अपना कैरियर नहीं बनाया, आज आप डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो पाकिस्तान पंजाब में रहते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। बरतानिया में आपको कौन जानता है, न्यूजीलैंड में आपको कौन जानता है, जापान में आपकी कौन सी काबिलियत के चर्चे हैं। आपको ये अंदाज़ा नहीं था इस पाकिस्तान में रहते हुए कि यहाँ के मसाइल क्या हैं? कभी आप कहते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अमवात हो जाएंगी। कुछ अर्से पहले आप ये कह रहे थे अमवात हमारे अंदाजे से कम है। आप असेसमेंट, इधर भी आपके अंदाजे गलत, उधर भी आपके अंदाजे गलत। यानी हुकूमत करने का काम, प्लानिंग, लीडरशिप ये होती है कि बेहतरीन अजहान को लेके, दिमागों को लेके, सलाहियतों और हुनर के जो मालिक होते हैं उन लोगों को लेके आप फ्यूचर प्लान करते हैं, ठोस उसके यानी जो बुनियादों पर, ठोस बुनियादों पर आप फ्यूचर फोर्सी करके उसके मुताबिक आप पॉलिसीज डिजाइन करते हैं। ये वो काम है जो शरबत बनाने वाली फैक्ट्री करती है, ये वो काम है जो बेकरी करती है, ये वो काम है जो न्यूज चैनल्स करते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स, टीवी चैनल्स वो भी करते हैं। उनको भी मालूम है कि किस मौसम के लिए कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। आप हुकूमत में होते हुए आपके अंदाजे यानी ये भी गलत और वो भी गलत, जाहिल हम हैं। आपने कहा था कि आप हमारी जहालत को, हमारे गंवारपन को आप दूर कर देंगी, आप हमारे सेहत के मसाइल दूर कर देंगी। यानी इसे कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। हौसला पैदा करें और सामने आके कहें कि हमारा असेसमेंट गलत थे और मौजूदा हालात में हम हुकूमत नहीं कर सकते, छोड़ दें। WHO आपको ये कहती है
कि आपके मेजर्स आपकी हुकूमत के ठीक नहीं थे, आप कहते हैं कि हम उनको भी पैर की जूती पे लिखते हैं। डॉक्टर साहिबा, WHO भी जाहिल, लाहौर के अवाम भी जाहिल, तो फिर सही कौन बचा? आप आखिरी बात यह करता चलो कि ये जाहिल आपसे तकाजा करते हैं, डिमांड करते हैं कि इन जाहिलों की जान आप छोड़ दें, इन गवारों की जान आप छोड़ दें, आप जाके अपने बर्गर मम्मी डैडी अच्छे पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता हल्के और महफिलों में ही ज़िंदगी गुजारें और इन गवारों को उस शख्स के हवाले करें जो इन गवारों को तहजीब याफ्ता बना सके, जो इनको तालीम दे सके, जो इनको सेहत दे सके, जो इनको प्लानिंग दे सके, जिसे मालूम हो कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। आपकी शौरी सतह यह है कि अपने ऊपर हर होने वाली तनकीद को का जवाब आपके नज़दीक ये है कि ये लिफाफा है। आपके नज़दीक कोई पीपल्स पार्टी से पैसे लेता है, कोई नवाज शरीफ से पैसे लेता है। आप इस सवाल का जवाब बहरहाल देने को तैयार नहीं है कि अगर यही बुनियाद है लिफाफों की, तो फिर नवाज शरीफ इस मुल्क से गया था, आपने कितना बड़ा लिफाफा लिया? आज जिस नवाज शरीफ को बीमारी के ताने देते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर उसकी रिपोर्ट्स गलत थी, उस वक्त भी आप वजीर सेहत थी, आपके जेर इंतजाम वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने आपको रिपोर्ट दी, आपने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने सारे मुल्क से झूठ बोला, आपने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, आपने कहा कि इनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, आपकी हुकूमत ने उसे बाहर भेजा। आज आप उसका मजाक उड़ाते हैं और हमें जाहिल कहते हैं। जाहिल कौन है डॉक्टर साहिबा? झूठ कौन बोलता है? वो जिसका लीडर ये कहता है कि यू टर्न लेना बड़े लीडर का काम है। सादा अल्फाज में झूठ बोलना बड़े लीडर का काम है। यू टर्न जिसका आपने नाम रखा है वो झूठ है। आप झूठ को एक बहुत अच्छा पैकिंग करके कहते हैं कि यू टर्न लेना बहुत अच्छी बात है और लोग जाहिल हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अपने इल्म, अपनी डिग्रीज, अपनी तालीम और अपनी दौलत के साथ खुश रहें, आबाद रहें। इन जाहिल और गवारों को छोड़ दें उनके हाल पे कि वो अपनी लीडरशिप का खुद इंतखाब करें और अपने रास्ते खुद चुनें और आगे अपनी मंजिल खुद वो पा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए देखना चाहिए।